हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने पहला लेसन स्टार्ट कर लिया है बच्चों। इसका नाम है सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। तो इस लेसन के बच्चों हम आप लोगों को 4 वीडियो लेक्चर पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं और आज का ये इस लेसन का 5वां वीडियो लेक्चर और इसका ये अंतिम वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट। यानी इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर में हमने इस लेसन की सारा जो थ्योरिकल सिलेबस उसको कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारे बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको रियल में समझाएंगे कि इसके ऑप्शन जो मैं बताऊंगा वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे इस टाइम। चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो लेक्चर की। तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो लेक्चर की। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है बच्चों पहले स्क्रीन पर लगा कर रखा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों कि NaCl क्रिस्टल में Cl आयन की उप संयोजन संख्या क्या होगी। यानी जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है बच्चों, इसमें जो Cl आयन कैसे पहचानेंगे ये तो आप जैसे ही जानते होंगे। मान लीजिए ये आपका NaCl है बच्चों, क्या ये आपका NaCl है, ठीक है। और जब बच्चों हम इसको ब्रेक करते हैं, जब हम बच्चे इसको ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक होता है, ये Na पॉजिटिव में ब्रेक होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, Cl माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे Cl के ऊपर माइनस, ठीक है, इसको क्या गया बच्चों ने Cl आयन कहा, क्या कहा Cl आयन कहा गया है, ठीक है। तो ये Cl आयन है, इसकी उप संयोजन संख्या क्या होगी। अब ऑप्शन आपके सामने बच्चों 4 होगी, 6 होगी, 3 होगी या फिर 8 होगी, ठीक है। इन्हीं में से कोई से ऑप्शन एक ठीक है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, और नहीं पता है तो जरा स्क्रीन पर देख लीजिए। मैं इसको बेसिक के साथ समझाता हूँ। पहले तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो ठीक क्यों है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब ये बी ऑप्शन यानी जो Cl आयन की उपसंयोजन संख्या 6 मैंने बताई वो कैसे बताई, कैसे इसको देखा जाए, ठीक है। रियल फील्ड को कैसे समझे उसको समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चों ये आपका NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी भी पार्टिकल को देखो, आप किसी भी पार्टिकल को ध्यान से देखो, वो पार्टिकल अपने निकटवर्ती कितने पार्टिकलों के को कांटेक्ट में है, कितने पार्टिकल्स के कांटेक्ट में अर्थात छू रहा है उनको, ठीक है। चलिए मैं देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए बच्चों आप इस वाले पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, ठीक है। ये पार्टिकल कितने अपने निकटवर्ती पार्टिकलों को स्पर्श कर रहा है, मतलब छू रहा है। तो देखो कौन सा, एक तो इसको छू रहा है, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल को छू रहा है। बात समझ आ रही है। यानी जो उपसंयोजन संख्या होती क्या है, वो उन्हीं गोलों की संख्या होती है जो पार्टिकल अपने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहता है। तो ये कितने को स्पर्श कर रहा है, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो जब 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है तो इसलिए उसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जैसे एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मान लीजिए जो मैंने गोला माना ये आपका Cl माइनस है बच्चों, क्या ये Cl आयन है, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसके पास जो ये 6 पार्टिकल होंगे ये किसके होंगे बच्चों, 6 आयन किसके होंगे, Na प्लस के होंगे बच्चों। किसके होंगे ये Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस और ये आपके Na प्लस। क्यों बच्चों, प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो सारे चारों तरफ से कौन घेर कर रखता है इसको, Cl आयन को सोडियम आयन घेर कर रखते हैं, यानी Na प्लस घेर कर रखते हैं। बस समझ रहे आप लोगों को। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा एक बात अगर मैं आपसे यहाँ चलो Cl आयन के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी तो हो सकता है कि इसमें ये पूछ लिया जाए कि NaCl क्रिस्टल में Na प्लस Na की यानी सोडियम आयन की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए पूछ लिया जाए। अगर नहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि Na प्लस की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी तो उसको कैसे आप बताओगे, ठीक है। चलिए इसको बताता हूँ। देखिए इसके लिए आप आंसर देखिए, उसका भी आंसर बच्चों 6 ही होगा, उसका भी आंसर कितना होगा 6। कैसे देखेंगे, मान लीजिए बच्चों कि ये आपका Na प्लस है, ये क्या बच्चों आपका Na प्लस सोडियम आयन है, ठीक है। अब बच्चे ये कितने को छू रहा है, 1 2 3 4 5 6 को छू रहा है, ठीक है। तो 6 तो नंबर आ रहा है सीधा सीधा। अब ये क्या होगा, Na एक जो Na होता है बच्चों ये आपका 6 Cl माइनस से घिरा हुआ होता है, 6 Cl माइनस से क्या होता है बच्चों, घिरा हुआ होता है अपने क्रिस्टल के अंदर। बात समझ आ रही है, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब ये है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में चाहे तो Cl आयन की उपसंयोजन संख्या पूछी जाए या चाहे आपसे सोडियम आयन की उपसंयोजन संख्या पूछी जाए, दोनों का आंसर क्या होगा बच्चों आपका 6 ही होगा। और कैसे इसको देखा जाता है मैंने उम्मीद करता हूँ आप उसको अच्छे से समझा भी दिया और आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए
देखिए स्टैंड, जो सारे जो क्वेश्चन हैं जो मुझे इस लेसन से लिए हैं मैंने, उन क्वेश्चनों को मैंने अपनी कॉपी पर लिख रखा है, ठीक है, केवल क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, और मैं इसको रियल में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन ये है, अंतःकेंद्रित एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, ठीक है। यानी इसने कहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अंतः एकक कोशिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं बच्चों? BCC लिखते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसके थ्योरिकल सिलेबस में। इसके अंदर जो परमाणु की संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है? 2 होती है। देखिए ऑप्शन में अगर देखिए ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन क्या देखिए, अब तो मैंने ऑप्शन तो इसका राइट आंसर तो बता ही दिया। ऑप्शन देखो इसका, पहला जो ऑप्शन है वो है 1, दूसरा है आपका 3, और ये 4, और एक ये 2, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। तो BCC यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर जो परमाणु संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है? 2 होती है बच्चों। क्या होती है? D, यानी इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल वो राइट होगा। बात समझ आप लोगों को? तो यहाँ पे तो इसने पूछा है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में यानी अंतः एकक कोशिका में परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन आपको बच्चों FCC में पता होना चाहिए, FCC मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पता होना चाहिए। हो सकता है कि आप उसको पूछ जाए। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था बच्चों? 2019 में एक क्वेश्चन आया था। 2019 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि अंतः एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन इस टाइप से दिए थे, तो इसका ऑप्शन कौन सा था बच्चों? ये वाला ऑप्शन ठीक था, यानी कि इसके अंदर परमाणु कितने होते हैं? 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें बच्चों हम इसी के अकॉर्डिंग, अगर हम पूछ लिया जाता फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, उसके भी बता देता हूँ। देखिए तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मान लो इसको अगर पूछा जाए आपसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, चलो मैं शॉर्ट में इसको FCC लिख देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। FCC की अगर बात करूँ तो बच्चों इसके अंदर नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और आपसे सिंपल यूनिट सेल यानी सरल एकक कोशिका पूछ लिया जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूँ आपसे पूछा जाए SCC में, तो SCC के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बच्चों? 1 होते हैं। तो देखिए स्टैंड, ये तीनों बातें याद रखना कि BCC सेल के अंदर कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। FCC के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और सरल एकक कोशिका में कितने होते हैं? यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं बच्चों? 1 होता है, ठीक है। और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, तीनों को याद कर लेना, तीनों में से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। BCC के अंदर एटम कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। FCC के अंदर कितने होंगे? 4 होंगे। और SCC के अंदर कितने होंगे बच्चों? आपके 1 एटम होगा। और एक और आता है बच्चों आपका ECC। क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मान लो ECC एंड सेंटर यूनिट सेल, ECC होता है बच्चों एंड सेंटर यूनिट सेल। इसके अंदर जो एटम होते हैं बच्चों वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ध्यान से देखो, BCC और ECC में बच्चों 2 ही एटम होते हैं, याद रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसको इसकी फुल फॉर्म है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतीय एकक कोशिका इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों को आप याद कर लें बच्चों, हो सकता है कि इसमें से भी ऑप्शन आपको मिल जाए इस टाइम, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए इसको मैं अब रैप कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि BCC के अंदर जो एटम होते हैं बच्चों 2 होते हैं, FCC में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। और SCC में है ना, वो कितने होते हैं? 1 होते हैं। और जो आपका ECC था एंड वाला अंतः एकक कोशिका इसको है ना, एंड सेंटर यूनिट सेल, इसके अंदर कितने एटम होते हैं बच्चों? उसमें भी 2 ही एटम होते हैं, ठीक है। तो BCC और ECC के अंदर 2 एटम ही होते हैं, ठीक है। अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में उपसह संयोजी ठोस कौन सा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये 6ठा सवाल है। देखिए निम्न में, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, निम्न में उपसह संयोजी ठोस, ठीक है बच्चों, इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, इसको याद रखना, नेटवर्क ठोस के नाम से भी आता है ये क्वेश्चन, याद रखना मेरी बात का ना, है ये आपको बताना। अभी ऑप्शन देखिए, NaCl इसका ये A ऑप्शन है, ठीक है। B ऑप्शन पे क्या बच्चों इसका? B ऑप्शन है ZnS, जिंक सल्फाइड है, ठीक है।
और तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या देखिए, तीसरा ऑप्शन है इसका आपका SiC सिलिकॉन कार्बाइड, और जो चौथा ऑप्शन बच्चों है आपका Fe यानी आयरन है। ठीक है, इसके अंदर ये बताना है कि निम्न में कौन उपसह संयोजी ठोस है। ठीक है, कमेंट कर बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, A B C D में। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं पता है तो देखिए बच्चों ये एक आयनिक ठोस है, ये एक आयनिक ठोस है, ये Na+ होता है, Cl इसके अंदर माइनस होता है। ठीक है, ये भी बच्चों क्या आपका एक N जो आपका क्या है एक आयनिक ठोस है, Zn जो होता है बच्चों 2+ होता है, और सल्फर जो होता है आपका 2- होता है। ये भी बच्चों क्या आपका आयनिक ठोस है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर बात करता हूँ, ये आपका धात्विक ठोस है बच्चों क्या है, और वैसे भी जानते हैं Fe आयरन ये तो लोहा है, ये तो धात्विक ठोस है। लेकिन जो आपके उपसहसंयोजी ठोस होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, अधातु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अधातु होते हैं। तो अधातु इसके अंदर कौन है, सिलिकॉन और कार्बन, तो सिलिकॉन कार्बाइड इसका बच्चों राइट आंसर है। राइट आंसर है, याद रखना मेरी बात। तो कभी कभी ऑप्शन में तो आपको सिलिकॉन कार्बाइड दे रखा होता है, कभी कभी ऑप्शन में बच्चों इसको हटा करके वो हीरा भी लिख देता है। क्या लिख देता है बच्चों, हीरा। बात समझ में आ रही है, तो हीरा ही बच्चों क्या आपका उपसहसंयोजी ठोस है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी कि निम्न में उपसहसंयोजी ठोस या नेट शॉर्ट कौन सा है, तो सिलिकॉन कार्बाइड है या फिर हीरा। बात समझ में आ रही है, दोनों में से एक ऑप्शन जरूर, दो तो कभी मिलेंगे ही नहीं, 100% आपको एक मिलेगा दोनों में से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा स्टैंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बच्चों, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी FCC की बात कर रहा है ये। FCC एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ये भी मैं आपको करा चुका हूं बच्चों, ये थ्योरेटिकल सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया है कितनी होती है। देखिए उसके ऑप्शन में बताता हूं। तो पहले ऑप्शन पर देखिए क्या इसका पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है बच्चों आपका 4/√3 और ये R दे रखा है। सेकंड ऑप्शन ठीक है, ये आपको दे रखा है बच्चा आपका 4R/√2। ठीक है स्टैंड, और जो आपका थर्ड आंसर दे रखा है आपका थर्ड में दिया स्टैंड आप लोगों के लिए 2R। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है स्टैंड √3R/2, 3R/2 आपको दे रखा है स्टैंड। ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए अगर आपको पता तो कमेंट कर दीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, और नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको जब मैंने FCC की पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकलन क्षमता आपको पढ़ाई थी तब एक रिलेशन निकल के आया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आया था बच्चों आपका, ये आया था 4R आया था स्टैंड आपका A√2, ये ऐसे लिख देते हैं। चलो ये आया था स्टैंड आप लोगों के पास A√2, ये रिलेशन बन के आया था। बस में आ रही है आप लोगों को, जब मैंने आपको फेस सेंटर यूनिट सेल की ठीक है पैकिंग एफिशिएंसी निकलवाई थी, ये संकलन क्षमता निकलवाई थी, तो फार्मूला बना होगा 4R A√2। ठीक है, और यहाँ से जहाँ A क्या है बच्चों, A है कोष्ठिका की लंबाई जिसकी बात करिए, और R क्या बच्चों एटम की त्रिज्या है। तो यहाँ से अगर A का मान निकालो, इसके अंदर A की तो A की वैल्यू पूछी है, A की वैल्यू निकलवा रहा है, तो A की वैल्यू निकालूंगा तो ये कहाँ है, इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा फार्मूला A कितना आ जाएगा 4R/√2, कितना आएगा बच्चों 4/2, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 4R/√2। देखिए कौन सा ठीक है आपका, बी वाला, ये वाला ऑप्शन ठीक है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टैंड। ठीक है, तो अपना FCC की भुजा की लंबाई कितनी होती है बच्चों, आपका 4R/√2 होती है। बस में आप लोगों को ठीक है। अच्छा, तो ये तो बच्चे FCC के लिए बात करी है। अगर आपसे BCC के लिए पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि BCC यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल की भुजा की लंबाई कितनी होती है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका मान क्या होता है, वो भी मैं आपको करा चुका हूँ जब मैंने BCC की आपको पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकलन क्षमता पढ़ाई थी। देखिए स्टैंड अगर ये BCC के लिए क्वेश्चन आ जाए, किसके लिए आ जाए बच्चों, BCT बॉडी सेंटर यूनिट सेल में अगर ये पूछ लिया जाए बच्चों, तो की भुजा की लंबाई में लिख देता हूँ, भुजा की लंबाई आपसे अगर पूछ ली जाए स्टैंड, ठीक है, तो ये A बराबर क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट इसको बताता हूँ 4R माफ कीजिएगा 4R/√3 होता है। कितना होता है बच्चों, √3। देखो ध्यान से देखो, BCC में क्या होता है बच्चों अपॉन में √3 होता है, और FCC में क्या होता है बच्चों आपका √2 होता है। वो याद कर लेना इस चीज़ को, ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं स्टैंड। FCC में क्या होता है 4R/√2 होता है, और BCC में क्या होता है बच्चों 4R/√3 होता है बच्चों। दोनों ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे तो आपको सच्ची समझ में आ गई होगी स्टैंड। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 था, क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों 8। ठीक है, तो चलता हूं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसको ध्यान से समझने कि इसका ऑप्शन ये वाला ठीक होता है, इसका ऑप्शन ठीक होता है। ऊपर की वैल्यू सेम है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 आ रहा है, दोनों में 4 आ रहा है, लेकिन बीसीसी में क्या होता है अपन में √3 होता है और एफसीसी में क्या होता है √2 होता है। इस चीज़ को सही से जजमेंट कर लें ताकि आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाने वाला हूँ। चलिए साफ कर देते हैं इसको। तो देखिए स्टैंड क्वेश्चन नंबर 9 अब हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 में दिया है फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व। फ्रैंकल दोष क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मैंने कल आपको पढ़ाया था, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष है ना। तो फ्रैंकल दोष में आपको बताना है स्टैंड, फ्रैंकल दोष में ठीक है घनत्व, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ए पे है देखिए घटता है, क्या है घटता है। बी पे ऑप्शन क्या है बढ़ता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, ये इसका सी वाला ऑप्शन है। क्या बच्चों परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। और इसका जो चौथा ऑप्शन है बच्चों वो है आपका यानी डी वाला जो ऑप्शन है परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये 4 ऑप्शन है। ये पूछा फ्रैंकल दोष में घनत्व क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट फ्रैंकल दोष में होता है क्या बच्चों, फ्रैंकल यानी क्रिस्टल के अंदर जो छोटे आयन होते हैं, जो धनायन होते हैं, वो अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त होकर कहाँ चले जाते हैं बच्चों, अंतराकाश में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं बच्चों, अंतराकाश में चले जाते हैं। यानी वो विलुप्त नहीं होते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ करके अंतराकाश में आ जाते हैं। बात समझ आ रही है। लेकिन रहते क्रिस्टल के अंदर ही है, और जब वो क्रिस्टल के अंदर रहते हैं ठीक है तो इनके मास में कोई कमी नहीं होती, क्रिस्टल के मास में कोई यानी द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती। और जब कमी नहीं होती तो घनत्व होता है द्रव्यमान के समानुपाती, ठीक है। जब द्रव्यमान के अंदर कोई कमी नहीं हो रही है तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है बच्चों, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी घनत्व परिवर्तित नहीं होता। इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, याद रखना। जबकि शॉर्टकी दोष में क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन कहते हैं अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, उसमें घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी दोष के लिए अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना शॉर्टकी दोष में घनत्व क्या होता है बच्चों, कम होता है, जबकि फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों बातें याद रखना, मैंने शॉर्टकी दोष के लिए बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष दिखाता है। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। यानी ये आपको देखिए ऑप्शन में बताऊंगा आप लोगों को, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रैंकल दोष में इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष कौन सा तत्व, कौन सा यौगिक दिखाता है। यानी देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है शायद क्वेश्चन नंबर 10 है मान लीजिए, ठीक है। तो निम्न में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष, दोनों प्रकार के दोष दिखाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है इसका AgBr और दूसरा ऑप्शन बच्चों इसका है AgCl है। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है स्टैंड, तीसरा ऑप्शन है इसका NaCl और चौथा जो ऑप्शन है बच्चों आपका वो है ZnS। क्या बच्चों, ZnS, ठीक है। तो ये देखिए ये टॉपिक मैंने कल आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस पढ़ाया था, ठीक है। तो ध्यान से देखें, इसके अंदर जो AgBr होता है यानी सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो शॉर्टकी दोष भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष भी दिखाता है। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, इसका जो ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका AgBr, ठीक है। यानी AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी दोष भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष भी दिखाता है। तो याद करना, आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को रब कराने की चीज़ को। तो याद रखें कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष कौन दिखाता है, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड दिखाता है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका के लिए कौन सा कथन सत्य है। घनीय, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। घनीय एकक कोष्ठिका के लिए
कौन सत्य है, ऑप्शन बताऊंगा अभी कौन सत्य है। ठीक है, और ये जो डायग्राम बनाया मैंने इसी क्वेश्चन के लिए बना कर रखा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके, ए वाला ऑप्शन है इसका, ए बराबर बी बराबर पी इज नॉट इक्वल सी। ठीक है, और अल्फा बराबर बीटा इज नॉट इक्वल गामा इज इक्वल टू 90। तो ये ऑप्शन है इसका ए। बी ऑप्शन को देख लीजिए, चलिए 1 2 3 लिख देता हूँ इसलिए क्योंकि ए इसमें भी आ रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। और सी इसका तीसरा ऑप्शन देखिए, ए इज नॉट इक्वल बी इज इक्वल टू सी, और ये देखिए अल्फा बराबर बीटा इज नॉट इक्वल और गामा इज इक्वल टू कितना होता है 90। ठीक है, और इसका जो चौथा ऑप्शन है बच्चों ये इधर रखा है कि ए बराबर बी इज नॉट इक्वल सी। ठीक है, अभी बताऊंगा ए बी सी और अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और ये रखा स्टैंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, ये इधर रखा है। ठीक है, अब देखिए स्टैंड इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन ठीक है उसको देखें। चलिए अब देखिए इसी डायग्राम से इसको समझाऊंगा, बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए स्टैंड, इसकी ये जो साइड आप देख पा रहे हो कोष्टिका की, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको मान लीजिए ए, थोड़ा देखिए थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो कोष्टिका बच्चे ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने ए मान लिया बच्चे, क्या मान लिया ए मान लिया। ठीक है, अब ये जो इसकी साइड देख रहे हो ये वाली साइड ये, ठीक है, ये वाली साइड ये जो साइड है बच्चे इसकी बी साइड है, इसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, और ये जो ऊपर की ओर जा रही है एक लेंथ ये वाली, ठीक है, ये जो इसकी भुजा की लंबाई है इसको नाम मैंने क्या दे दिया बच्चों सी नाम दिया, ये क्या बच्चों सी है। ठीक है, तो ए बी सी यानी कोष्टिका की कोरों की लंबाई यहाँ आई है, क्या है बच्चों ए बी सी। ठीक है, अच्छा अभी अल्फा बीटा याद करें तो ये मान लीजिए इनके बीच का एंगल एक अल्फा है। ठीक है, बात समझ आ रही है, इनके पीछे मान लीजिए एक क्या एक बीटा है और इनके मान लीजिए इसमें क्या है आपके गामा। ये एक कोष्टिका क्या होते हैं बच्चों पैरामीटर होते हैं अर्थात परिमाप होते हैं। एक कोष्टिका के कितने पैरामीटर होते हैं बच्चों 6 पैरामीटर होते हैं, 3 होती है इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ और 3 होते हैं इनकी भुजाओं के बीच के कोण। ठीक है, तो एक कोष्टिका बच्चों कितने पैरामीटर होते हैं 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से, 3 होती है भुजाओं की लंबाई ए बी सी और 3 होते हैं भुजाओं के बीच के कोण अल्फा बीटा और गामा। तो यही है रिलेशन बताना है। तो देखिए स्टैंड सरल एक घनीय का कोष्टिका के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें क्या होता है बच्चों ए बराबर बी बराबर सी। एक तो ये तीनों साइडें बराबर होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी, ये बात बराबर हो गई। ठीक है, और तीनों जो कोण होते हैं बच्चों, तीनों कोण कितने होते हैं बच्चों 90 अंश के होते हैं, यानी अल्फा भी 90 होता है, बीटा भी 90 होता है, और क्या होता है आपका गामा भी क्या होता है बच्चों 90, यानी कि तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं तीनों एक दूसरे के होते हैं बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों एंगल कितने होते हैं 90 के होते हैं। याद रखना कि आपके घनीय का कोष्टिका के लिए कौन सा कथन सत्य होता है बच्चा आपका ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बीटा गामा बराबर 90, यानी ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ठीक होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, ये एक प्रकार के अक्ष होते हैं, ये आपका बच्चों एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका बच्चों जेड अक्ष है, और तीनों अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच में 90 अंश का कोण होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है अगला भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट कर बताने वाला हूँ। चलिए इसको मैं सब कर रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, तो याद रखना इसका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों NaCl की प्रकृति पूछी है इसने, सोडियम क्लोराइड की प्रकृति पूछी है वो कैसी होगी। ठीक है, यानी NaCl आपको एक ठोस दे रखा है, ठीक है, उसका नेचर उसने पूछा है वो किस प्रकार का क्रिस्टल होगा। NaCl की प्रकृति, ऑप्शन देखिए इसके, पहला ऑप्शन है BCC, दूसरा ऑप्शन है इसका SCC सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल, तीसरा है आपका बच्चों FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और चौथा ऑप्शन है इसका ECC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो याद रखना बच्चों NaCl की जो प्रकृति होती है, NaCl की जो प्रकृति होती है मैंने आपको बताया कि वो क्या 6 पार्टिकल से, अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उपसय संयुग्म संख्या वाला, वो किसका स्ट्रक्चर था वो NaCl का क्रिस्टल मैंने आपको बनाया था, उसमें हर गोलक कितने गोले कॉन्टैक्ट में 6 के कॉन्टैक्ट में था, कितने कॉन्टैक्ट में था 6 कॉन्टैक्ट में था। ठीक है, और कोष्टिका कितने फेस होते हैं 6 ही फेस होते हैं।
कोष्ठिका के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो NaCl की प्रकृति होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। क्या होती है बच्चों? फलक केंद्रिका कोष्ठिका की भांति व्यवहार करती है। यानी जो NaCl की प्रकृति होती है वो कैसी होती है बच्चों? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की भांति होती है। याद रखना NaCl की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? FCC के प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका अंतिम क्वेश्चन इस लेसन का ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला है ये Fe3O4 क्या नाम है इसका? कमेंट करके बताओ। Fe3O4 जल्दी बताइए, कमेंट करके क्या Fe3O4 क्या है बताइए जी? क्या? मैग्नेटाइट। वेरी गुड, क्या है? मैग्नेटाइट। ठीक है, ये पूछा है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय होती है, प्रतिचुंबकीय होती है, लोह चुंबकीय होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बच्चों, आपका ऑप्शन मैंने बता दिया, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति होती है बच्चों Fe3O4 की, ये क्या बच्चों? ये प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है बच्चों? प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय। अगर बच्चों इस चीज को Fe3O4 को, मैग्नेटाइट को 850 केल्विन ताप पर और आपने उसको हीट कर दिया बच्चों, क्या कर दिया? गर्म कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? गर्म कर दिया। तो ये क्या बन जाता है बच्चों? अनुचुंबकीय बन जाता है। कैसा बन जाता है बच्चों? अनुचुंबकीय बन जाता है। याद रखना, अनुचुंबकीय बनने के कारण क्या होता है बच्चों? इसके अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो याद रखना, नॉर्मल पोजीशन पे प्रतिचुंबकीय होता है। जब इसको 850 केल्विन पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बच्चों क्या हो जाता है? ये अनुचुंबकीय तत्व बन जाता है, यौगिक बन जाता है। ठीक है, और अनुचुंबकीय कोई एलिमेंट कंपाउंड कब होता है? जब उसके अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो साधारण अवस्था में क्या होता है? ये प्रतिचुंबकीय होता है। जब इसको 850 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये अनुचुंबकीय हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर से ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में आप तैयारी कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।